स्टूडेंट को पिछले क्लास में हम लोग ये डिसाइड कर लिए थे कि वन डायमेंशनल कोलिजन और टू डायमेंशनल मतलब ऑब्लिक कोलिजन। ओके, इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट? ओके, बर्निल ज्वाइन किए हुए हैं? कल का क्लास ज्वाइन नहीं किया था क्या डिस्कशन का? नहीं, सारा क्लास करना है, ठीक है? कोई भी क्लास मिस नहीं करना है क्योंकि बाद में तो टाइम नहीं रहेगा। धीरे धीरे करते करते, जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वैसे ही थोड़ा करके टॉपिक ख़त्म होते चला जाएगा एच सी वर्मा का, ठीक है? तो यहाँ देखिए, कोलिजन में बहुत बड़ा फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन ऑपरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। तो सबसे पहले उससे पहले हम लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा कोलिजन स्टार्ट करने से पहले कि इम्पल्स क्या होता है, राइट? व्हाट द मीनिंग ऑफ इम्पल्स? तो लिखिए, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी, impulse of a force acting on a body for the time interval t1 to t2 अब यहां देखिए, dp बाई dt क्या होता है? F external, dp by dt is what? Instantaneous force, right? तो और डेल्टा p बाई डेल्टा t क्या होता है? एवरेज फोर्स। एग्री? चलिए, तो यहां से ये बोल सकते हैं dp इक्वल टू एफ डी टी। बोल सकते हैं स्टूडेंट? इस पे प्रॉब्लम मिलेगा, ठीक है? और इनिशियल मोमेंटम से वी आर इंटीग्रेटिंग व्हाट? मोमेंटम। तो लिमिट भी तो मोमेंटम का ही लेंगे, एंड वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? तो डीपी का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? पी, और लिमिट कहां से कहां तक? P1 से P2, मतलब इनिशियल से फाइनल, राइट? P1 से P2। तो इसको क्या लिखेंगे सर? P2 माइनस P1 इक्वल टू व्हाट? एफ डी टी। T1 से T2, और ए क्या है? यस, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम को ही बोलते हैं इम्पल्स। ओके स्टूडेंट, जिसको किससे इंडिकेट करते हैं? आई से। चेंज इन मोमेंटम, यहां देखना है, चेंज इन मोमेंटम। तो ये चेंज, मोमेंटम का चेंज किसके वजह से होगा? विदाउट फोर्स मोमेंटम का चेंज होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम? सर, एक्सटर्नल फोर्स, राइट? इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल फोर्स। ये तो पहले से भी हम लोग पढ़ चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, राइट? तो इसी को हम लोग, तो इसका मतलब आज के बाद कोई पूछेगा इम्पल्स
किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है? इम्पल्स, तो इम्पल्स का मतलब क्या बोलना है? इम्पल्स का मतलब चेंज ऑफ मोमेंट। हम लोग कैसे बोलते हैं कि स्ट्राइकर को एक इम्पल्स दे दिए, राइट, एक पार्टिकल को एक इम्पल्स दे दिए, इस तरीके से, राइट, एक झटका से हल्का सा वहाँ पे एक वेलोसिटी स्पीड देकर छोड़ दिए, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक इम्पल्स देना, एक मोमेंटम का चेंज कर देना। मोमेंटम देना है, मोमेंटम का चेंज करना। मोमेंटम है या मोमेंटम का चेंज है? इसी को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बोलते हैं? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें खास बात एक ये है कि सो मेनी टाइम्स, बहुत बार ऐसा रहेगा कि आपको ये फोर्स का मैग्नीट्यूड पता नहीं रहेगा। आपको ये फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं पता है, और कितना टाइम तक के लिए फोर्स लगा है वो भी नहीं पता है, बट उसका रिजल्ट पता है, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई वेरी फास्ट बॉलर 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बॉलिंग किया, राइट, कितना किलोमीटर पर आवर? 150 किलोमीटर पर आवर। अब उसका बैट के साथ कांटेक्ट हुआ, जो बैट्समैन है वो बैट से उसको हिट कर रहा है, तो जस्ट इमेजिन कि वो बहुत बड़ा फोर्स उस पर लगाया होगा बॉल पे। हाँ ना बोलते रहिए तभी समझ में आएगा। लेकिन कितना टाइम तक के लिए वो कांटेक्ट में है, टाइम तो नहीं पता चलेगा। और जब टाइम ही नहीं पता चलेगा तो क्या यहां से आप इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये पता है कि इस फोर्स जो बैट्समैन ने बैट से जो फोर्स बॉल पे लगाया और जितना टाइम के लिए लगाया, तो उसका ये जो इसका ए है एफ, इस फोर्स का जो रिजल्ट है वो है चेंज मोमेंटम, बट उसका रिजल्टेंट हम लोग को पता रहेगा, क्योंकि वो बताता है कि कितना स्पीड से बॉल वापस गया, राइट, कैमरा से। ये चीज नहीं बता पाता है कि कितना बड़ा फोर्स और कितना टाइम तक कांटेक्ट में रहा, बट ये बताता है कि कितना फास्ट बॉल था और कितना रिबाउंड होकर या कितना स्ट्राइक होने के बाद उसका कितना स्पीड से बॉल गया है, ये हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब सो मेनी टाइम्स वी आर अनेबल टू इंटीग्रेट दिस साइड। वजह सर ये भी तो हो सकता है कि फोर्स नहीं पता है, अगर फोर्स कांस्टेंट रहता तब भी काम बन सकता था। लेकिन बहुत बार ऐसा रहता है कि बहुत बड़ा फोर्स है, बट dt टाइम के लिए वो टाइम इंटरवल ही नहीं पता है, अनडिटर्मिनेट कह सकते हैं, डिफिनिट फॉर्म में नहीं है, dt पता ही नहीं कितना बड़ा टाइम है, 1 सेकंड है या 2 सेकंड है, वो dt ही डिफाइन नहीं है। टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। तो जब ऐसा सिचुएशन रहेगा, जब इसमें फाइनाइट टाइम इंटरवल रहेगा ही नहीं, तो लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, बट यहां से आप इसका वैल्यू निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। बट उसका रिजल्टेंट हम लोग को पता रहेगा, चेंज इन मोमेंटम, राइट। लेकिन समटाइम्स ऐसा रहेगा कि फोर्स कांस्टेंट रहेगा। तो जब फोर्स कांस्टेंट रहेगा और डिफरेंट टाइम इंटरवल रहेगा, लाइक 1 सेकेंड से 5 सेकेंड, तो उस टाइम पे तो हम लोग कर सकते हैं। या सो मेनी टाइम्स ऐसा रहेगा कि फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा, तब भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी रहेगा कि आप इस पार्ट को, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो इस पार्ट का इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, बट इसका रिजल्ट पता कर सकते हैं यहाँ से, इसका रिजल्ट क्या है। यहाँ से इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, बट इसका रिजल्ट क्या है? इम्पल्स। इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। ओके स्टूडेंट, इम्पल्स का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होगा? जो मोमेंटम का रहेगा, केजी मीटर पर सेकेंड। लिखिए, इम्पल्स अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट, इम्पल्स अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट इन ए इम्पल्स, नोट करके, इम्पल्स अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट in a given time interval
कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एरिया अंडर कर्व फोर्स वर्सेस टाइम। एरिया अंडर कर्व फोर्स वर्सेस टाइम। यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि सो मेनी टाइम्स ऐसा हो सकता है कि फोर्स के नाम पे सिर्फ उसका एक्स कंपोनेंट हो, लेट अस सपोज, राइट। तो उस टाइम पे मोमेंटम का चेंज तो सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही होगा। तो डी उस टाइम पे क्या लिखेगा, डी पी एक्स बाई डी टी इक्वल टू एफ एक्स, एग्री। देन डी पी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एफ एक्स डी टी। इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, P1x से व्हाट P2x। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है T1 से T2, ये क्या मिल गया, इसको क्या बोल सकते हैं, I। तो यहाँ देखिए, ऐसे देखिएगा, इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। इम्पल्स के लिए आप क्या लिखे थे स्टूडेंट, सर dp लिखे थे, डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब क्या, डेल्टा पी एक्स आई, राइट। डेल्टा पी वाई जे प्लस डेल्टा पी जेड के। तो कोई बोलेगा इम्पल्स का एक्स कंपोनेंट मतलब डेल्टा पी एक्स पूछ रहा हूँ, राइट। इम्पल्स का वाई कंपोनेंट मतलब क्या पूछ रहा हूँ, डेल्टा पी वाई। इम्पल्स का जेड कंपोनेंट मतलब क्या पूछ रहे हैं, डेल्टा पी जेड पूछ रहे हैं। यहाँ तक लिख लीजिए। इसका मतलब यहाँ पे जो इम्पल्स हम लोग को निकलेगा वो क्या रहेगा, आई एक्स मतलब डेल्टा पी एक्स। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है स्टूडेंट? अरे इसको क्या पढ़ते हैं, तो सर इसको तो पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बट इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, एरिया अंडर कर्व नहीं। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है एरिया अंडर कर्व एफ एक्स वर्सेस टाइम। अब देखिए, बाद में आपको बताएंगे। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि एक ऐसा फील होता है ना कि अचानक से कोई बहुत बड़ा फोर्स कुछ देर के लिए लगा और फिर खत्म हो गया। तो मोस्ट ऑफ द इम्पल्सिव फोर्स ऐसा ही रहता है कि बहुत एब्रप्टली वैरी करता है। अचानक से dt टाइम के लिए बहुत बड़ा फोर्स आया और dt टाइम के बाद वो लास्ट कर गया, खत्म हो गया, राइट। इसका मतलब ऑल ऑफ, यहाँ देखना है, ऑल ऑफ सडन। जनरली ऐसा ही होता है इम्पल्सिव फोर्स। तो अगर इम्पल्सिव फोर्स बोल रहे हैं इसका मतलब बहुत बड़ा फोर्स ऑल ऑफ सडन हो गया। ये कब होता है, या तो कोई अचानक से कोलिजन हो गया ऑल ऑफ सडन। तो कोलिजन कितना टाइम के लिए, dt टाइम के लिए। और dt टाइम आपको पता है क्या, डिटर्मिनेंट है या अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, नहीं पता है। बट उस dt टाइम में ऑल ऑफ सडन बहुत बड़ा फोर्स लगा किसी एक बॉडी पे, किसी वन ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी पे, और आफ्टर dt टाइम व्हेन कोलिजन ओवर, तो फोर्स खत्म हो गया, राइट। तो ये है किसका, तो ये जो एरिया है उसका वो क्या है एक्चुअली, सर यही तो इम्पल्स है, आई एक्स है, नहीं। एक इसका क्वेश्चन है, और वेदांग एक जितना पॉइंटेड का मतलब हुआ कि इसका मतलब वो बहुत कम टाइम के लिए ऑल ऑफ सडन लगा है, ठीक है। अगर ये फ्लैट हो जाएगा, राइट, अगर ये फ्लैट हो गया इसका मतलब फाइनाइट टाइम के लिए लग रहा है, यहाँ पे कहीं पे जाके कांस्टेंट हो रहा है, राइट। तो वो ऑल ऑफ सडन वाला इम्पल्स नहीं रहेगा, अभी भी उसको इम्पल्स ही बोलेंगे। इम्पल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम रहेगा, बट ऑल ऑफ सडन चेंज इन मोमेंटम नहीं हुआ। हो सकता है कि चेंज इन मोमेंटम में 10 सेकंड लग रहा हो, तो क्या उसको ऑलमोस्ट इम्पल्स तो बोलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन।
बट वहाँ पे जो फोर्स है उसको इम्पल्सिव फोर्स में फिर हम लोग काउंट में नहीं लेंगे, लेकिन वो इम्पल्सिव फोर्स के जैसा नहीं रहेगा, राइट। इम्पल्सिव फोर्स का मतलब होता है कि ऑल ऑफ सडन फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो एकदम अचानक से पीक आया और फिर खत्म हो गया, राइट। इट इज़ काइंड ऑफ, टचवुड ऐसा ना हो, बट इट इज़ काइंड ऑफ अर्थक्वेक, नहीं। यहां तक आइए, हो गया ना। चलिए, इतना आप लोग जानते हैं, बट फिर भी इस टाइप ऑफ क्वेश्चन से कॉमन बैच है ना, इसमें 4K। अब समटाइम्स देखिए, बहुत अगर आसान क्वेश्चन पूछना हो तो ऐसे ही पूछ लेंगे, फाइंड द इम्पल्स ड्यू टू दिस फोर्स बिटवीन t इक्वल टू 0 टू, फाइंड आउट द इम्पल्स I बिटवीन 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये आप लोग से नहीं निकल जाएगा। इम्पल्स का मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज मोमेंटम के लिए क्या, एफ डी टी। बट यहाँ तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, फाइनाइट टाइम इंटरवल है, डी टी टाइम है या फाइनाइट टाइम इंटरवल है, तो 2t dt आई प्लस टी स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। देखिए तो समझ में आ रहा है आप लोग को, j प्लस 4dt के इंटीग्रेट करके लिमिट ले लीजिए, 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2। ओके स्टूडेंट, हो गया ना। आंसर निकाल लीजिएगा। करेक्ट, इसको हटाएं। अब देखिए, मान लेते हैं कि वन डायमेंशनल कोलिजन हो रहा हो, आपको इम्पल्स समझाने के लिए, कोलिजन के टाइम का इम्पल्स समझाने के लिए, राइट। लेट अस सपोज ये वन डायमेंशनल कोलिजन हो रहा हो। कौन सा डायमेंशनल, वन डायमेंशनल कोलिजन, और ये मेरा है एक्स एक्सिस, और ये है मेरा स्फीयर 1, ये है स्फीयर 2। तो वन डायमेंशनल जो कोलिजन होगा वो कौन सा कोलिजन, इलास्टिक है, प्लास्टिक है, या दोनों के बीच का है, मुझे नहीं पता है। बट वन डायमेंशनल कोलिजन का नहीं लगता कि सेंटर ऑफ मास से इसका फोर्स जाएगा, और ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का एक्स कंपोनेंट रहेगा, राइट। ये फोर्स 2 पे, यार एक फोर्स कितना टाइम के लिए लगेगा, dt टाइम के लिए। वो dt टाइम आपको पता है, नहीं पता है, राइट, अचानक से लगा है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से इस पे भी तो लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का एक्स कंपोनेंट। ये दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहे, मैग्नीट्यूड क्या डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। ये तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग 2 पे इम्पल्सिव फोर्स देखते हैं, किस पे, सपोज कीजिए कि 2 का इम्पल्सिव फोर्स है, ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का एक्स कंपोनेंट, ए एरिया। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा, तो सर ये तो आपको लेना ही पड़ेगा ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का एक्स dt
दिस इज इक्वल टू व्हाट, I21 या I2 का x कंपोनेंट, I2 का मतलब क्या, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ टू, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ स्फीयर 2, राइट। तो एक्चुअल में इसका भी तो मोमेंटम चेंज होगा, तो इसका जो एरिया रहेगा वो किधर दिखेगा, ऊपर या नीचे, और डिफरेंट एरिया या सेम एरिया, समझ गए। तो एक किसका है, एक किसका एरिया एक किसका है F12 dt, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, I1x, एग्री। इस मतलब कोलिजन के टाइम पे अगर दो बॉडी कोलाइड कर रहा है तो जो भी इम्पल्स किसका रहेगा, जितना इम्पल्स इसका चेंज होगा उतना ही इम्पल्स इसका चेंज होगा मैग्नीट्यूड वाइज, बट साइन वाइज नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं F21 और F12 सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, न्यूटन थर्ड लॉ से डिफरेंट रहेगा, राइट। और इसका इम्पल्स का जो ग्राफ ये जो इम्पल्सिव फोर्स का जो ग्राफ रहेगा वो फ्लैट रहेगा या बिल्कुल शार्प पिक जैसा रहेगा, क्योंकि dt टाइम में उसको ऊपर जाके फिर नीचे आना है, राइट। चलिए स्टूडेंट, अब लिखिए इंस्टेंटेनियस इम्पल्स। इसका मतलब फोर्स वर्सेस टाइम का एरिया निकाल लेंगे ना, वो क्या देता है, इम्पल्स देता है। बट वो इम्पल्स इंस्टेंटेनियस इम्पल्स भी हो सकता है और एवरेज इम्पल्स भी हो सकता है। इंस्टेंटेनियस इम्पल्स कब बोलेंगे, जब टाइम बहुत छोटा रहेगा, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, राइट। लिखिए there are many cases when a force acts for such a short time, there are many cases when a force acts for such a short time that the effect is instantaneous, एग्जाम्पल के तौर पे क्या, व्हेन ए बैट स्ट्राइक ए बॉल, राइट। लिख लीजिए, समझने में आसानी होगा। एग्जाम्पल में लिख लीजिए व्हेन ए बैट स्ट्राइक ए बॉल, कॉमा, इन सच केसेस although the magnitude of force and time for which it acts may each be unknown, मैं फिर से बोल रहा हूं, although the magnitude of force and the time for which it acts may each be unknown। कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी पता नहीं है और टाइम इंटरवल भी पता नहीं है, राइट। दोनों का दोनों अननोन है, एग्री। बट द वैल्यू ऑफ दियर प्रोडक्ट, यहां देखिएगा, वैल्यू ऑफ दियर प्रोडक्ट, राइट, यही है ना। बट द वैल्यू ऑफ दियर प्रोडक्ट कैन बी known by measuring initial momentum and final momentum। यही बात तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि बहुत सो मेनी टाइम्स ऐसा रहेगा कि ए फोर्स का मैग्नीट्यूड या टाइम इंटरवल नहीं पता रहेगा, बट दोनों का इफेक्ट हम लोग को पता हो जाएगा। इसका ये वैल्यू निकाल कर नहीं कर सकते हैं, बट दोनों का इफेक्ट क्या था, इम्पल्स क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम पता है, इसका मतलब इसका इफेक्ट पता हो गया। कोई पूछेगा इसका प्रोडक्ट का सम क्या रहेगा, इंटीग्रेशन का मतलब सम, तो सर ये रहेगा। तो बस उसके लिए क्या चाहिए, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बस हम लोग को पता हो जाए, राइट। हाँ,
इस टॉपिक का हेडिंग लिखाया था इम्पल्स। इंस्टैंटेनियस इम्पल्स, इंस्टैंटेनियस इम्पल्स, इंस्टैंटेनियस इम्पल्स। इंस्टैंटेनियस इम्पल्स का मतलब हुआ स्टूडेंट, देखिए इंस्टैंटेनियस आप क्या कब बोलते हैं, जब कोई चीज़ एकदम बहुत जल्दी हो जाए उसी मोमेंट पे, राइट। मतलब डेल्टा पी एक्स हुआ, बट इस डेल्टा पी एक्स होने में डी टी टाइम लगा, मतलब डी टी टाइम, तो उस चीज़ को, उस इवेंट को क्या बोलिएगा, इंस्टैंटेनियस, राइट। और वो इंस्टैंटेनियस इम्पल्स कब होगा, जब अचानक से कोई बहुत बड़ा फोर्स लगा है बट डी टी टाइम के लिए लगा है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टैंटेनियस इम्पल्स। एग्री। लेकिन कोई फोर्स लग रहा है, फाइनाइट टाइम के लिए लग रहा है, तो उस टाइम पे उसको इंस्टैंटेनियस इम्पल्स बोलेंगे या एवरेज इम्पल्स बोल देंगे। जैसे ही डेल्टा टी फाइनाइट हो गया तो इंस्टैंटेनियस रहा या एवरेज इम्पल्स हो गया। प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स इंटू डी टी, यहाँ देखिए, नहीं एक किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, वो वाला नहीं है, ये है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी बाय स्केलर क्वांटिटी। ये तो हम लोग कर सकते हैं, तो रूल है फिजिक्स में, टू भी तो लिखते हैं ना, तो इसको भी तो प्रोडक्ट ऑफ भी और टू बोल सकते हैं, स्केलर और वेक्टर, राइट। ये डॉट और का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं था, ये जस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम था, राइट। चलिए एक प्रॉब्लम लिखिए। द हीरो ऑफ ए स्टंट फिल्म फायर 50 ग्राम बुलेट। The hero of a stunt film fire 50 gram bullets from a machine gun, comma, each at a speed of 1 kilometer per second. Each at a speed of 1 kilometer per second. ठीक है, फुल स्टॉप। If he fires 20 bullets in 4 seconds, if he fires 20 bullets in 4 seconds, what average force does he exert? What average force does he exert against the machine gun during this period? क्या सुन, अगेंस्ट द मशीन गन ड्यूरिंग दिस पीरियड। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस नहीं बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे टाइम इंटरवल 4 सेकेंड दे दिया है, तो एवरेज बोला जा रहा है, राइट। चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पहले हम लोग बुलेट पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, राइट। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, चेंज ऑफ इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लेते हैं,
चेंज ऑफ मोमेंटम, आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? पहले मैं बुलेट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, राइट? चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वन बुलेट कितना? तो सर फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए। इनिशियल जब तक वो मशीन गन के अंदर था तो उसका मोमेंटम तो जीरो था, राइट? मशीन गन के अंदर था तो उस रेस्ट में था ना। और फाइनल कितना दिया हुआ तो है, एम, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे वी आई और माइनस जीरो, राइट? मतलब एम भी एग्री। एक कितना बुलेट का मोमेंटम है, चेंज ऑफ मोमेंटम एक बुलेट का? टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल बुलेट्स कितना हो जाएगा सर? 20 इंटू एम भी कर दीजिए, राइट? देखिए तो सही है। और सारे बुलेट का मोमेंटम चेंज जो उतना आया है उसमें कितना टाइम लगा है? और जिस यस एवरेज फोर्स, तो जिसका मोमेंटम चेंज होता है उसी पे तो फोर्स लगता है। मोमेंटम जिसका चेंज होगा उसी पे तो फोर्स लगेगा, और जो वजह बनेगा वही फोर्स लगाएगा। तो बुलेट का मोमेंटम कौन चेंज कर रहा है? मशीन गन, राइट? तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू मशीन गन? फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू मशीन गन इक्वल टू 20 MVI और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब बिकॉज यहाँ पे टाइम इंटरवल मेरा फाइनाइट है तो ये फोर्स को इंस्टेंटेनियस नहीं बोलेंगे, एवरेज फोर्स बोलेंगे, राइट? तो 20 m का वैल्यू कितना था? 50 ग्राम। तो 50 इंटू 10⁻³ और कितना मीटर पर सेकेंड? तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड को यस 1000 मीटर पर सेकेंड कर दीजिए और डिवाइड बाय कितना? 4 ना। तो ए और ए आपस में खत्म हो गया, कितना हो जाएगा? 5 250 न्यूटन, राइट? चलिए, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से जितना बड़ा फोर्स मशीन गन बुलेट पे लगाएगा, बुलेट भी उतना ही बड़ा फोर्स मशीन गन पे लगाएगा, राइट? फोर्स ऑन मशीन गन ड्यू टू बुलेट कौन सा लॉ से? न्यूटन्स थर्ड लॉ से। कितना हो जाएगा बताइए तो सर? 250 माइनस आई, राइट? तो एक्चुअल में यहाँ देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर मशीन गन अगर हवा में रहता तो बुलेट आगे जाता तो मशीन गन पीछे जाता। समझे नहीं समझे? लेकिन मशीन गन को पकड़ के कौन रखा है? हम लोग। इसका मतलब है कि मशीन गन को एकदम रेस्ट में रहने के लिए मशीन गन तो अपना रिकॉल फोर्स से इतना बड़ा फोर्स मशीन गन पे बुलेट लगाया 4 सेकंड में, और फिर भी मशीन गन रेस्ट में है। इसका मतलब उसको कोई पकड़ के रखा है। कौन पकड़ के रखा होगा? मैन, जो स्टंट मूवी का हीरो है, इसका मतलब फोर्स ऑन मशीन गन ड्यू टू मैन। क्या लिख दें? इसका मतलब यहाँ देखिए क्या प्रॉब्लम है, 2 मशीन गन रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, राइट? और इस पर एक फोर्स 250 न्यूटन लगाया बुलेट, तो मैन को भी तो लगाना पड़ेगा 250 न्यूटन। तो किधर लगाएगा? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इसको रेस्ट में रहने के लिए, राइट? इसलिए अगर मशीन गन को फायर कर रहे हैं या पिस्टल को फायर कर रहे हैं तो बिल्कुल लूज नहीं, बिल्कुल ऐसे देखते नहीं हैं। एनसीसी वगैरह में अगर ट्रेनिंग में दिखाया जाता है कि अगर राइफल है तो यहाँ पे लगा कर उसको फायर किया जाता है। दैट्स वाई को पीछे झटका पीछे नहीं जाए, राइट? लास्टली यही आंसर है। हो गया? किसी को डाउट? चलिए, अब लिखिए इम्पल्सिव फोर्स।
अभी? लिखिए इम्पल्सिव फोर्स, पहला पॉइंट बनाइएगा। ए फोर्स ऑफ रिलेटिवली हायर मैग्नीट्यूड, ए फोर्स ऑफ relatively higher magnitude and acting for relatively shorter time relatively shorter time is called impulsive force, is called impulsive force। शॉर्टर टाइम, फिर से मिलाइए, ए फोर्स ऑफ रिलेटिवली हायर मैग्नीट्यूड एक्टिंग फॉर रिलेटिवली शॉर्टर टाइम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। एक और पॉइंट, एन इम्पल्सिव फोर्स कैन चेंज द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, एन इम्पल्सिव फोर्स कैन चेंज द मोमेंटम ऑफ बॉडी in a finite magnitude in a very short interval of time, in a very short yes, फिर से एक बार, an impulsive force can change the momentum of a body in a finite magnitude in a very short interval of time। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए फोर्स नहीं पता है कि कितना देर तक हुआ, बट उसका इफेक्ट फाइनाइट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, बॉल ऐसे जा रहा है, राइट, बैट के कांटेक्ट में आया, कितना बड़ा फोर्स बैट ने लगाया, कितना टाइम के लिए नहीं पता है, बट उसका इफेक्ट फाइनाइट है। फाइनल मोमेंटम पता है इनिशियल, तो उसका निकाल सकते हैं डिफरेंस, राइट। लेकिन वो जो डिफरेंस है वो फाइनाइट है, बट वो कितना टाइम का रिजल्टेंट है, वेरी स्मॉल टाइम का, राइट। एक और पॉइंट बनाइएगा, लिखिए एक और पॉइंट, यूजुअली कोलाइडिंग फोर्सेस आर इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव इन नेचर। अच्छा बताइए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट गाड़ी में आप एक टर्म सुनते होंगे शॉकर, चाहे बुलेट हो या बाइक हो या फोर व्हीलर हो, राइट। शॉकर किसको बोलते हैं? जो स्प्रिंग का बना रहता है, जो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। यस, तो एक्चुअल में जब हम लोग बाइक वगैरह चलाते रहते हैं अभी तो बहुत हाईटेक हो गया ना, अभी तो ऐसा गाड़ी आ गया कि आपको पता ही नहीं चलेगा, झटका बहुत जोर कर आता है, बट वो सारा एब्जॉर्ब शॉकर लगा रहता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट साइकिल का छोड़ दीजिए, क्योंकि साइकिल में स्पीड ज़्यादा रहता नहीं है, राइट। लेकिन बाइक वगैरह का जो बहुत वेरी हाई स्पीड में जा रहा है, अचानक से होता है स्पीड ब्रेकर या गड्ढा मिल गया, तो दोनों के अगर गड्ढा मिल गया है तो उस केस में जैसे ही गड्ढे में गाड़ी आएगा तो बहुत बड़ा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा, डायरेक्टली वो आपके रिस्ट पे आके लगेगा तो फ्रैक्चर। बट वो सारा कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? मोटा मोटी 80% तो 90% एब्जॉर्ब कर लेता है स्प्रिंग। इसका मतलब स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग फोर्स ऑल ऑफ सडन नहीं लगता है, उसको लगने में टाइम लगता है।
जब तक इलॉन्गेशन और कंप्रेशन होने में टाइम लगेगा। ऑल ऑफ सडन हो पाएगा क्या? इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स को किस नेचर का मानिएगा? इम्पल्सिव या नॉन इम्पल्सिव? नॉन इम्पल्सिव। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ऑल दीज आर नॉन इम्पल्सिव। लिख लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स, नोट करके, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ऑल दीज आर नॉन इम्पल्सिव। अब नेक्स्ट यहां देखिएगा, किसी भी इम्पल्सिव फोर्स को कौन सा फोर्स बैलेंस करेगा? इम्पल्सिव फोर्स को नॉन इम्पल्सिव फोर्स बैलेंस कर पाएगा क्या? एक फोर्स आया बिल्कुल माउंट एवरेस्ट के जैसा और उसको बैलेंस करने के लिए छोटा सा फोर्स लगा रहे हैं, बैलेंस होगा? सुनामी को सुनामी ही बैलेंस कर सकता है, राइट? इसका मतलब है कि वन इम्पल्सिव फोर्स बैलेंस बाय अदर इम्पल्सिव फोर्स, राइट? लिखिए, वन इम्पल्सिव फोर्स बैलेंस बाय अदर इम्पल्सिव फोर्स। अब मेरा क्वेश्चन है कि टेंशन कैसा फोर्स हो सकता है? टेंशन इम्पल्सिव है, नॉन इम्पल्सिव है? कैसा है टेंशन? कैसा फोर्स, इम्पल्सिव या नॉन इम्पल्सिव? अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स? चलिए नीचे नोट करके लिखिए, टेंशन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इम्पल्सिव एज वेल एज नॉन इम्पल्सिव डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। इम्पल्सिव, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। आप एयरपोर्ट वगैरह पे देखिएगा कि जब जिस टाइम पे एरोप्लेन लैंड करता है, रात में अगर देख रहे हैं तो हम देखिएगा कि जब चिंगारी टाइप का निकलना स्टार्ट हो जाता है, राइट? व्हील के पास से। एक्चुअल में सिचुएशन इज दैट, सब लोग यहां पे देखेंगे, दो एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख रहा हूं। नॉर्मली ये रफ सरफेस है और यहाँ पे कोई आप एक नॉर्मली कोई एक फोर्स से आप इसको पुल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो सर वो तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, और ये म्यू इंटू एन क्या है? एन एम जी के बराबर। अरे एम जी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है, तो बहुत छोटा फोर्स है, राइट? तो यहाँ इस टाइम पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है ये इट इज काइंड ऑफ नॉन इम्पल्सिव है, बहुत बड़ा फोर्स नहीं है, राइट? समझे स्टूडेंट? लेकिन तो यहां पे अब लेट अस सपोज कोई एक ये रफ सरफेस है, ध्यान सुनिएगा, और एक कोलाइड कर रहा है। कोलाइड करने के बाद किधर जाएगा मुझे नहीं पता है, मतलब आया अरे कोई हार्ड सरफेस है, या स्पंज वाला सरफेस नहीं है। कैसा सरफेस है? बिल्कुल हार्ड एंड रफ सरफेस। तो जिस टाइम, और यहाँ देखिए ये अगर ऐसे आया तो जिस टाइम पे कांटेक्ट में आ रहा होगा, कोलाइड कर रहा है, तो उस टाइम पे, उस dt टाइम पे इस बॉल पे कौन कौन सा फोर्स? सर एक तो mg तो रहेगा ही, बट उस टाइम पे जो n रहेगा वो mg को बैलेंस करने वाला n रहेगा या इम्पल्सिव n रहेगा? छोटा सा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आएगा जिस टाइम पे कोलाइड कर रहा है, राइट? जनरली यहाँ देखिएगा, जनरली ये मार्कर मैं अभी ऐसे पकड़ के रखा हूँ, मुझे बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, मैं इसको बस एन के बैलेंस कर, इसका वेट को बैलेंस कर रहा हूँ। बट इसी मार्कर, ये ही सेम मार्कर अगर 50 मीटर पर सेकेंड या 100 मीटर पर सेकेंड से आ जाए तो क्या मैं इसको रोक पाऊंगा क्या? इसको ऐसे करते हुए आगे बढ़ जाएगा। उसको रोकने के लिए बहुत बड़ा एन चाहिए था, उतना बड़ा एन तो मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, राइट? दैट्स वाई जिस टाइम पे कोलाइड हुआ उस टाइम का एन जो है वो मेरा क्या है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है या इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन है? और जिस टाइम पे टच में रहेगा तो इसका टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग किधर रहेगा? पीछे या आगे की तरफ?
भाई ऐसे आ रहा था, आगे की तरफ थोड़ा रहेगा ना, ऐसे जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उस टाइम पे तो घिसटना शुरू होगा थोड़ा सा, किसकी तरफ, टुवर्ड्स राइट। तो यस, तो यहाँ पे जो एफ के, तो एफ के इक्वल टू क्या लिखते हैं, म्यू इंटू एन। अगर एफ यहाँ पे एन अगर इम्पल्सिव एन है, कैसा, अगर एन इम्पल्सिव एन है तो उस टाइम पे फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा, नॉर्मल इम्पल्सिव हो जाएगा, राइट। अभी भी एफ के इक्वल टू म्यू इंटू एन ही, बट एन इम्पल्सिव, तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव हो जाएगा। दिस इज द वजह कि जिस टाइम पे कोई बॉडी रफ सरफेस पे कोलाइड करता है, और अगर वो रफ सरफेस है तो वहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा उस बॉडी पे, वो नॉर्मल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा या इम्पल्सिव फोर्स रहेगा, इम्पल्सिव फ्रिक्शन रहेगा, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव फ्रिक्शन, ओके। इसका मतलब आज का बात कोई पूछेगा, फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स, इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव, तो क्या बोलना है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। कोलिजन के टाइम पे जो फ्रिक्शन ऑपरेट होगा वो रहेगा इम्पल्सिव फ्रिक्शन, बट नॉर्मली जो विदाउट कोलिजन जो ऐसे हम लोग का प्रॉब्लम बनाते हैं वो क्या रहेगा, नॉन इम्पल्सिव। एग्री, हाँ ना, कुछ नहीं बोलेंगे अब। नहीं, यहाँ से कोई आके कोलाइड कर कर इधर जा रहा है तो जिस टाइम पे टच में रहेगा तो इस बॉल का इस स्फीयर का टेंडेंस स्लाइडिंग किधर रहेगा, पीछे की तरफ रहेगा या आगे की तरफ रहेगा, तो इस पर फ्रिक्शन किधर रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज रिलेटिव स्लिपिंग के जस्ट अपोजिट में लगता है। तो अगर किसी चीज़ को अगर ऐसे फेंक रहे हैं तो उसका ये, तो अगर इस पर थोड़ा देर भी अगर स्लाइड किया होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के dt टाइम के लिए तो इसका टच में रहा होगा, उतना टाइम तो स्लाइड करेगा, बाद में जंप करेगा। dt टाइम के लिए जितना भी स्लाइड किया होगा उस टाइम में जब स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऑपरेट होगा, और छोटा वाला फ्रिक्शन रहेगा या बहुत बड़ा वाला उस dt टाइम में। कोलिजन तो dt टाइम के लिए कांटेक्ट में रहता है ना, तो उतना कांटेक्ट में भी मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि शायद थोड़ा स्लाइड किया होगा, और एक्चुअली स्लाइड करता है। बोलिए, तो यहाँ पे एफके को भी बैलेंस कौन करेगा? एफके को बैलेंस नहीं होगा, एफके तो इधर जानते हैं तो इसका यहाँ पे यहाँ पे एक्चुअल में जाना इधर चाहिए था। इट इज कंपलसरी कि जिधर फोर्स लगेगा उधर ही जाएगा, या वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मैं इधर दौड़ते हुए टुवर्ड्स राइट जा रहा हूँ और ऑल ऑफ सडन मेरे को पीछे से कोई फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, तो क्या मैं तुरंत ऑल ऑफ सडन पीछे जाना स्टार्ट करूँगा, या पहले मेरा रिटार्डेशन होगा, कम्स इन टू रेस्ट, राइट। दैट्स वाई ये फोर्स उस टाइम के लिए लगा, बट इसका वेलोसिटी तो उधर की तरफ तक था, तो ऑल सडन रेस्ट में नहीं आया है। समझे मेरे बात को? देखिए अभी मैं एक जनरल, हाँ हाँ, यहाँ पे अब एक्चुअल में इस केस में जब ये जो mg मैंने फ्री बॉडी डायग्राम दिखाया ना, और ए एन, इस एन को अब mg बैलेंस करेगा क्या? अगर बैलेंस ही करता तो चिपक के रहता। ये इतना बड़ा एन था कि यहाँ फ्लाई कर गया आफ्टर क्लूजन, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे एम, तो सर एन जो था एन, तो ये तो बहुत बड़ा एन है, तो इस अब देखिए इन्फिनिटी -1 कर दिएगा तो इन्फिनिटी तो ही होगा। इम्पल्सिव फोर्स में एमजी को, अगर इम्पल्सिव फोर्स के रेस्पेक्ट में एमजी को कंपेयर कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, राइट। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग टेंशन देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ देखिए जस्ट कोई स्फीयर है जिसका मास m है, तो यहाँ पे जो टेंशन ऑपरेट हो रहा था इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, mg और यहाँ पे क्या t, तो t इक्वल टू क्या बोलिएगा, mg। mg यहाँ पे नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, तो टेंशन भी यहाँ पे क्या है, नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, राइट। तो यहाँ पे a जो t है वो कैसा है, इम्पल्सिव या नॉन इम्पल्सिव? पर छोटा सा फोर्स है, ऑल ऑफ सडन नहीं ऑपरेट हो रहा है, ऑलवेज ऑपरेट हो रहा है, राइट। नॉन इम्पल्सिव टेंशन है।
यहाँ देखना है देखिए फर्स्ट, और ये इमेजिन कर लीजिए कि मेरे पास ऐसा स्ट्रिंग है जो ब्रेक नहीं करेगा, इसका इनफाइनाइट कैपेसिटी है, ऐसा इमेजिन कर लीजिए हाइपोथेटिकली। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मैं 5 सिचुएशन लिया हूँ। इस बड़ा सा स्फीयर जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है उससे 5 सिचुएशन में कोलिजन करवा रहा हूँ। फर्स्ट सिचुएशन में जब एक ए स्फीयर इसके साथ कोलाइड करेगा, छोटा स्फीयर बड़ा स्फीयर के साथ कोलाइड करेगा, कोलिजन के टाइम पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए तो ड्यूरिंग कोलिजन इसका फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट सिचुएशन के लिए। इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि 5 सिचुएशन में कौन कौन सा सिचुएशन में स्ट्रिंग में इंपल्सिव टेंशन रहेगा और किसमें इंपल्सिव टेंशन नहीं होगा। तो फर्स्ट सिचुएशन में अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इस पे कौन कौन सा फोर्स, एक तो mg और एक क्या रहेगा टेंशन, और एक मोटा मोटी ऐसा मान लीजिए, अगर जहाँ पे टच में रहेगा तो एक तो फोर्स ऐसे लगेगा ना, एक देखिए आकर टच में, तो अगर एवी स्फीयर है तो इसका कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट ये रहेगा स्टूडेंट, हाँ ना बोलते रहिए। जहाँ पे स्फीयर कांटेक्ट में आएगा तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स किधर लगता है, कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, राइट। इसका मतलब है कि एक ए लगेगा और ए जो फोर्स रहेगा वो बहुत बड़ा इंपल्सिव फोर्स रहेगा, राइट। तो इसका 2 कंपोनेंट ना, एक एन वर्टिकल और एक एन हॉरिजॉन्टल। आप लोग समझ पा रहे हैं स्टूडेंट मैंने क्या बोला? चलिए, और अगर फिर भी ये रेस्ट में है, यहाँ देखिएगा, इसका अगर वर्टिकल मोशन नहीं हुआ है ड्यूरिंग कोलिजन के टाइम पे अगर वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड में कौन सा फोर्स T और डाउनवर्ड में कौन सा फोर्स mg प्लस एन भी। तो बोलिए ये जो टेंशन है वो mg से बैलेंस हुआ है या ये यहाँ देखिएगा, इसको बैलेंस करने के लिए नहीं लगता क्या स्ट्रिंग में ऑल ऑफ सडन बहुत बड़ा इंपल्सिव टेंशन क्रिएट हो गया है, बहुत बड़ा टेंशन का फोर्स उसको देना पड़ा, बिकॉज इंपल्सिव फोर्स बैलेंस बाय इंपल्सिव फोर्स। तो इधर अगर इंपल्सिव फोर्स है तो इधर ये भी क्या है उस टाइम पे रहा होगा। ऐसे मान लीजिए कोई स्ट्रिंग ऐसे लटका हुआ है, राइट, अचानक से जंप करके उसको पकड़ते हैं, तो जिस टाइम पे आप जंप करके उसको पकड़ते हैं उस टाइम उस मोमेंट पे उसमें बहुत बड़ा फोर्स टेंशन का क्रिएट होता है, राइट। इसका मतलब इस केस में, इस सिचुएशन के लिए जिस टाइम पे इसमें लग रहा है वो कैसा टेंशन हुआ होगा, ड्यूरिंग कोलिजन इंपल्सिव टेंशन, राइट। व्हाट अबाउट फॉर सेकंड सिचुएशन स्टूडेंट? फ्री बॉडी डायग्राम बनाया ना। सेकंड सिचुएशन अगर देखते हैं तो सर सेकंड सिचुएशन में भी तो टेंशन ऐसे, mg ऐसे और यहां पे ए ऐसे, राइट। इसका भी तो 2 कंपोनेंट, यहां देखिए, एक एन वर्टिकल और एक क्या प्रॉब्लम है।
एनीवे यहाँ देखिए, चलिए मैं सेकेंड सिचुएशन का बात कर रहा था। तो सेकेंड सिचुएशन में जिस टाइम पे कांटेक्ट में रहेगा तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स तो ऐसे लगेगा, इसका फिर से दो कंपोनेंट, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। तो अगर अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स कीजिएगा तो सेम नहीं रहता, इट इज जस्ट लाइक फर्स्ट। इसका मतलब यहाँ भी टेंशन क्या रहेगा सर, एन वर्टिकल प्लस एम जी के बराबर रहेगा। तो ये इम्पल्सिव फोर्स है, तो इम्पल्सिव फोर्स अभी जस्ट एक लाइन लिखवाए थे, इम्पल्सिव फोर्स को काउंटर कौन करेगा, इम्पल्सिव फोर्स। अगर बैलेंस कर रहा तो उसको इम्पल्सिव होना पड़ेगा, एग्री। दैट्स व्हाई इस केस में भी टेंशन बिकम्स व्हाट, इम्पल्सिव। व्हाट वर इन सिचुएशन थर्ड, सिचुएशन थर्ड में टेंशन ऑपरेट होगा या नहीं होगा एट द टाइम ऑफ कोलिजन, टेंशन तो ऑपरेट होगा ही। एमजी को कौन बैलेंस करेगा, राइट लेकिन कांटेक्ट जिस टाइम रहेगा उस टाइम पे इस पे एन ऐसे लगेगा, राइट। ये एन तो इम्पल्सिव है बट इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा, दैट्स वाई इस केस में T इक्वल टू क्या हो गया, mg। तो सिचुएशन थर्ड क्या था, नॉन इम्पल्सिव टेंशन का, इम्पल्सिव टेंशन का या नॉन इम्पल्सिव टेंशन का, चलिए व्हाट अबाउट सिचुएशन नेक्स्ट सिचुएशन। सर इस केस में तो सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस, T mg और n किधर लग रहा है, इसका दो कंपोनेंट नहीं, एक NH और एक NV। ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स, T प्लस NV। यहाँ देखिए माइनस mg, राइट इक्वल टू जीरो बोल पाएंगे क्या, मान लेते कुछ देर के लिए जीरो बोल भी तो, लेट अस सपोज फॉर मोमेंट उस टाइम पे, तो T इक्वल टू mg माइनस NV मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, एक मिनट। ये लगता है कि पॉजिटिव रहेगा, ये है नॉन इम्पल्सिव वैल्यू और ये क्या है, सॉरी ये है इम्पल्सिव, ये है नॉन इम्पल्सिव। तो टेंशन क्या हो गया, निगेटिव। टेंशन निगेटिव होने का मतलब स्ट्रिंग सेलेक्ट कर जाएगा, राइट स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। एक कुछ नहीं लग रहा कि ऐसे आगे कोलाइड करेगा तो स्ट्रिंग लूज पड़ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे टेंशन तो रहेगा ही नहीं, स्ट्रिंग ही लूज पड़ जाएगा, राइट समझ गए। इसका मतलब है कि कौन फ्रिक्शन या टेंशन या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कब इम्पल्सिव है कब नॉन इम्पल्सिव है, वो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन हम लोग डिसाइड कर लेंगे, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ देखिए दो स्फीयर है, यहाँ देखना है, एक बड़ा स्फीयर है और एक छोटा स्फीयर है, ठीक है स्टूडेंट। और ये बड़ा स्फीयर छोटे स्फीयर से कोलाइड किया है, ये है स्फीयर 1 और यह है स्फीयर 2। मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन दोनों में से कौन सा स्फीयर पे ग्राउंड नॉन इम्पल्सिव फोर्स लगाएगा, नॉन इम्पल्सिव कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ देखिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ टू ड्रॉ करें सब लोग। कौन कौन सा फोर्स, सर एक तो M2G, राइट एग्री, और एक कौन सा नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू 1, राइट।
एक रहेगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन टू ड्यू टू ग्राउंड, एग्री। देखिए तो इतना ही है ना। तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजेंटल आएगा, एक वर्टिकल आएगा, नहीं। अब बताइए, वर्टिकल डायरेक्शन में या इससे जाके कोलाइड किया, राइट। तो ये तो ऐसे भी प्रैक्टिकली दिख रहा है कि ऐसे जाकर कोलाइड करेगा, ये नीचे है तो प्रेस होगा, इसको रोक के कौन रखेगा, ग्राउंड। फिर भी अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कीजिएगा तो नॉर्मल फोर्स ऑन टू ड्यू टू ग्राउंड इक्वल टू m2g प्लस nv। तो नहीं लगता कि यहाँ पे इस केस में 2 पे ग्राउंड जो उस टाइम पे, क्योंकि ये है इम्पल्सिव नेचर का, तो इम्पल्सिव को तो इम्पल्सिव ही बैलेंस करेगा, राइट। इसका मतलब स्फीयर 2 पे जो ग्राउंड, मेरा क्वेश्चन था ग्राउंड दोनों स्फीयर में से किस स्फीयर पे ग्राउंड किस स्फीयर पे ग्राउंड इम्पल्सिव नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएगा। तो ए 1 2 पे 1 का अगर देखेंगे तो 1 का अगर सही से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ओह सॉरी मेरा क्वेश्चन यहाँ पे था इम्पल्सिव। अगर नॉन इम्पल्सिव का आंसर है तो एकदम परफेक्टली करेक्ट है। तो देखिए m1g, राइट। और कौन सा फोर्स, एक मान लेते हैं नॉर्मल फोर्स ऑन वन ड्यू टू ग्राउंड, और एक कौन सा फोर्स रहेगा, कोलाइडिंग फोर्स ना। अब इसका भी दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, एग्री। नहीं लगा कि वर्टिकल कंपोनेंट बहुत बड़ा रहेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन, यहाँ देखिएगा वर्टिकल डायरेक्शन में एक ए फोर्स और एक एफ फोर्स, और तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसमें एक इम्पल्सिव है, उसको क्या बैलेंस करेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में आप दो फोर्स लग रहा है, राइट, ए भी लग रहा है। तो यहाँ पे n1g मान लेते हैं कि अब n1g इक्वल टू, अगर आप निकालने का कोशिश भी किए तो n1g इक्वल टू, तो आप यही लिखेंगे m1g अब माइनस nv। नहीं लगता है कि निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोलिजन के ड्यूरिंग कोलिजन स्फीयर 2 क्या ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहेगा या ग्राउंड को कांटेक्ट को लूज कर जाएगा। वजह उस यस ऊपर की तरफ एक इम्पल्सिव फोर्स लग गया तो उसको फ्लाई करवा देगा, एग्री। देखिए आपके सामने सब कुछ है। ऊपर की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है साहबाज, एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स ये लग रहा है, राइट। नीचे की तरफ m1g, क्या m1g इस इम्पल्सिव फोर्स को बैलेंस करेगा, तो नहीं करेगा। इसका मतलब ऊपर की तरफ फोर्स ज़्यादा हो गया और नीचे की तरफ फोर्स कम है, तो क्या ग्राउंड के टच में रहेगा क्या, या कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा। यस तो यही मेरा क्वेश्चन, मतलब अब इसमें आपको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे इसमें देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपसे अगर मान लीजिए ऐसा एग्जाम्पल दे दिया तब पूछें कि इस केस में दोनों स्फीयर अगर एक दूसरे के साथ कोलाइड करता है तो कौन सा स्फीयर जस्ट आफ्टर कोलिजन ग्राउंड के साथ कांटेक्ट बना रहेगा और कौन फ्लाई कर ना, किसको फ्लाई करना चाहिए। तो मुझे लगता है 1 को फ्लाई करना चाहिए, राइट। चलिए अब ये ग्राउंड के टच में ही नहीं है तो ग्राउंड अब नॉन इम्पल्सिव क्या फोर्स ही नहीं लगा रहा है, राइट। फिर भी मान लेते हैं कि अगर लग रहा है कि टच में है तब भी नॉन इम्पल्सिव है, बहुत छोटा फोर्स लगाएगा ग्राउंड, ऑलमोस्ट ना के बराबर। चलिए अब एक मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। AHC वर्मा है सबके पास,
यह है HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 155, वॉल्यूम फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। सब लोग पढ़िए। क्वेश्चन पेज नंबर 155, क्वेश्चन नंबर 24। अब बिना सॉल्यूशन देखे हुए बनाने का कोशिश कीजिए। 2 मिनट ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं। पेज नंबर 155, क्वेश्चन नंबर 24। हो गया ना? आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिया स्टूडेंट? क्वेश्चन क्या है? ए ब्लॉक ऑफ मास m and a pan of equal mass are connected by a string going over a smooth light pulley. Initially the system is at rest. When a particle of mass m fall on the pan and stick to it, if the particle strike the pan with a speed v, find the speed with which whole system moves just after the collision. यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसका भी मास m ही है, राइट? और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना मान रहा हूँ। एग्री? तो चलिए, एक्चुअल में जिस टाइम पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मैं इसका नाम ए देता हूँ, पेन का नाम बी देता हूँ और इसका नाम सी देता हूँ, राइट? अभी मैं ए पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। सब लोग यहाँ देख रहे हैं? ड्यूरिंग कोलिजन, अब ए जो है कोलाइड करने के बाद जस्ट चिपक गया है, राइट? तो कोलाइड करने के बाद जस्ट आफ्टर कोलिजन बी का स्पीड में बोल रहा हूँ, नॉट वेलोसिटी, ए का स्पीड और सी का स्पीड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? तो सर ये तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना, फिर तो सबका कांस्टेंट मोशन हो गया सेम, लेकिन जस्ट आफ्टर, राइट? तो ए पे अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं
तो ए पे कौन कौन सा फोर्स, एक तो mg रहेगा, एग्री, और एक कौन सा एन रहेगा, राइट। यस सर। ए एन कौन लगाएगा, उसी ड्यूरेशन का जिस टाइम पे कोलिजन हो रहा है, राइट। dt टाइम का बात कर रहा हूँ, कितना टाइम का, dt टाइम का, यस। तो एक्चुअल में यहाँ देखिए, बट यहाँ देखिएगा ए का इम्पल्स के लिए अब यहाँ पे mg को अकाउंट में लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स के रेस्पेक्ट में नॉन इम्पल्सिव फोर्स को हम लोग काउंट में नहीं लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, राइट। उसका वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, एग्री। इसलिए यहाँ पे इसका उस टाइम पे इस dt टाइम में पार्टिकल ए का जो मोमेंटम का चेंज रहेगा उसमें हम लोग mg को अकाउंट में नहीं लेंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई पूछेगा क्यों नहीं लेंगे, तो क्या बोलना है, इम्पल्सिव फोर्स के रेस्पेक्ट में नॉन इम्पल्सिव फोर्स को उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होगा, इम्पल्सिव फोर्स के वजह से जो चेंज इन मोमेंटम होता है उस टाइम पे नॉन इम्पल्सिव का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट ना के बराबर मान के चलते हैं, करेक्ट। समझे या नहीं समझे मैं जो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए यहां पे ए के लिए, ओके, तो बोलिए ए के लिए इनिशियल मोमेंटम कितना, तो सर v माइनस जे, एग्री। अब फाइनल मोमेंटम, सॉरी एम भी माइनस जे, अब फाइनल मोमेंटम बड़ा सा भी मान लेते हैं, राइट। स्मॉल भी मान रहा हूं कितना, इनिशियल जस्ट बिफोर, और बड़ा भी मान रहा हूं जस्ट आफ्टर। और आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोलाइड करने के बाद नहीं लगता है ए और बी नीचे जाना स्टार्ट होगा और सी ऊपर। तो क्या डेल्टा पी वाई, यहां देखिए, तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ठीक है शुभंकर। तो सर आपने सिर्फ एन को लिखा, एम जी को नहीं लिखा, एम जी को यहां पे माइनस करके चल रहा हूं, एग्री। तो यहां पे डेल्टा पी वाई, डेल्टा पी इक्वल टू, यहां देखिए एन ऊपर लग रहा था ना, लिख सकते हैं, एग्री। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए एम भी अब इसका मैं बाई कंपोनेंट शिफ्ट ले लिया, जे को हटाकर बात किया, तो देखिए तो मैंने सही लिखा है वहां पे, ये हो गया फाइनल। अब में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, राइट। और जे के कोफिशिएंट को जे के साथ इक्वेट कर दिए, भाई यहां पे भी तो जे रहता ना, क्या प्रॉब्लम है, अभी सही है। नहीं, कुछ लोग को नहीं समझ में आ गया, मैं डायरेक्ट कैसे लिख दिया। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसका वैल्यू आप नहीं बता सकते हैं, बट उसका रिजल्ट सामने है, राइट। ये है इक्वेशन फर्स्ट, यहां तक आइए। इसको हटाएं, जगह उधर कम है। अब बी का बताइए, अब बी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, राइट। बोलिए इनिशियल मोमेंटम क्या था सर, जीरो, रेस्ट में था ना। अब फाइनल मोमेंटम देखिए तो सही है, ओके। और बी पे कौन कौन सा फोर्स, एक तो
फ्री बॉडी डायग्राम दिखा रहे हैं तो mg दिखा रहे हैं, बट कौन कौन सा फोर्स रहेगा स्टूडेंट? तो सर एक तो रहेगा टेंशन, राइट, और एक रहेगा एन। देखिए तो सही है, सही मैंने ड्रॉ किया। तो अब यहाँ पे टेंशन और एन के का जहाँ पे बात हो रहा है तो वहाँ पे mg का बात करने का कोई मतलब नहीं है फॉर इम्पल्स, राइट। इसका मतलब है डेल्टा पी, किसका डेल्टा पी? बी का, इक्वल टू टी प्लस एन डी टी। देखिए तो मैंने सही लिखा। और डेल्टा पी के लिए क्या ये लिख सकते हैं? माइनस एम भी और माइनस ज़ीरो, हाँ क्या बोले? जहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स ऑपरेट होता है तो उस टाइम पे चेंज इन मोमेंटम के लिए, या चेंज इन मोमेंटम का मतलब इम्पल्स के लिए नॉन इम्पल्सिव फोर्स का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान कर चलना होता है, ठीक है। मतलब मैं एक ट्रिक बताया आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हाँ यहाँ देखिए राहुल, अभी मैं इसका कंपोनेंट कहाँ ब्रेक किया हूँ? वेक्टर के फॉर्म में लिखा हूँ, राइट। यहाँ देखिए, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? टी के बदले कितना? जे, राइट, और एन के बदले कितना? माइनस जे। यही बोलना चाह रहे थे ना, डी टी। अब जे को कॉमन ले लीजिए, तो जे का कोफिशिएंट को जे के साथ, तो यहाँ पे अब ये लिख सकते हैं टी माइनस एन डी टी, सही है। जे कॉमन ले लिए, यहाँ पे वेक्टोरियल फॉर्म में लिखे थे, ऐसे तो लिख सकता है ना। तो माइनस एम भी इक्वल टू टी डी टी और माइनस एन डी टी, राइट। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट कहीं पे लिखा हूं, वहां देख लेना है, राइट। अब चलिए सी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम सी का ड्यूरिंग कॉलिजन कौन कौन सा फोर्स? सर एक तो एम जी और एक टी। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ सडन फॉर इम्पल्स? इज इट एम जी या टी? देखिए तो मैंने सही लिखा, मैं डायरेक्ट लिख दिया, किनको किनको समझ में नहीं आया है। टेंशन ऊपर की तरफ, तो राइट एम जी को काउंट में लेना ही नहीं है। और इसका फाइनल मोमेंटम, इसका स्पीड किधर रहेगा? ऊपर की तरफ। एम भी जे, इनिशियल तो जीरो था, डायरेक्ट एक लाइन में लिख दिया हूं। चलिए अब आप एक काम कीजिए, इक्वेशन से यहां ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन सेकेंड में एन डी टी का वैल्यू उठाकर पुट कर दीजिए। पुट कर सकते हैं? और इक्वेशन सेकेंड में ही टी डी टी का, टी और डी टी का वैल्यू नहीं, टी नहीं पता है बट इसका वैल्यू तो पता है। पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ एन डी टी एंड टी डी टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है और इसका वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देना है। सेकेंड में क्या आएगा देखिए तो, माइनस एम भी इक्वल टू टी डी टी का वैल्यू कितना? एम भी, और एन डी टी का वैल्यू कितना? माइनस एम भी और प्लस एम भी लिख सकते हैं। माइनस एम भी और माइनस माइनस बिकम्स
एम भी माइनस एम भी, एम और एम आपस में कैंसिल, देन भी कैपिटल भी इक्वल टू V/3। ठीक है, इसका मतलब है कि पार्टिकल जब पेन से कोलाइड करेगा और स्टिक हो जाएगा तो जस्ट आफ्टर कोलिजन व्हाट द स्पीड ऑफ होल सिस्टम V/3। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब ये प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो पाता अगर हम लोग इस चक्कर में रहते कि एन का वैल्यू मिलेगा फिर टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो वहाँ नहीं, मैं एन dt का वैल्यू ही उठाकर वहाँ पर डाल रख दिया। अब प्रॉपर कंपोनेंट फॉर्म में कैसे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, फिर यहाँ पे मुझे अपने टाइम पे क्या कन्फ्यूजन होता कि mg को मैं काउंट में लेता था, फिर सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जब इम्पल्सिव फोर्स ऑपरेट हो रहा है और उसके वजह से अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो उस टाइम पे प्रेजेंट नॉन इम्पल्सिव को सिंपली क्या कर देना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इग्नोर कीजिए, राइट। अब हाँ ना बोलेंगे ही नहीं ऑनलाइन वाले बच्चे। चलिए हो गया। लिखने का बात ही नहीं है, ये आएगा, बहुत बार आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि जिस टाइम पे बड़ा बड़ा फोर्स ऑपरेट हो रहा है लाइक इम्पल्सिव फोर्स और उसके वजह से इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, तो उस टाइम का प्रेजेंट नॉन इम्पल्सिव फोर्स को हम लोग अकाउंट में नहीं लेते हैं, काउंट नहीं करते हैं, राइट, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज के लिए। इस क्वेश्चन को बनाकर यही पता चल रहा था, राइट। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, HC वर्मा का सोल्यूशन भी यही बोल रहा है, करेक्ट। ये मैं बोल रहा हूँ या HC वर्मा का सोल्यूशन से मैं बोल रहा हूँ देखकर, मतलब इतने बड़े ऑथर हैं तो वहाँ पे बात नहीं लिखे होंगे, लेकिन बट फिर भी वो अगर mg को अकाउंट में नहीं ले रहे हैं तो उनके माइंड में क्या चल रहा होगा, सेम थिंग चल रहा होगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि मतलब चीज़ों को सॉल्यूशन देखना खराब बात नहीं है, बट सॉल्यूशन देखकर वहाँ से चीज़ों को डेवलप कीजिए कि हाँ यहाँ पे क्यों हुआ, मतलब mg को क्यों नहीं लिया गया। अब इस बात को हम लोग 5 बार इस बात को बोल दिए हैं, अब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए। देखिए अभी जस्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैंने पढ़ाया, राइट। ये 2 ब्लॉक है, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, और कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, कनेक्टेड बाय, और ए फ्रिक्शन लेस सरफेस है, म्यू इक्वल टू 0। इसका मास m है, इसका मास m है और इसका मास भी m है। लिखिए 2 आइडेंटिकल ब्लॉक ए एंड बी, आइडेंटिकल ब्लॉक ए एंड बी connected by a massless string, connected by a massless string are placed on a, are placed on a frictionless surface, are placed on a frictionless surface, are placed on a frictionless surface, full stop. A bullet having same mass, a bullet having same mass, जिसको मैं C बोल रहा हूँ, बुलेट का नाम मैंने क्या बोल दिया, C. A bullet having same mass moving with a speed u, moving with a speed u, a strike block B, a strike block B, comma, if the bullet gets embedded into it, if bullet gets, ये समझते ना एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जाके रुक जाना, समथिंग लाइक दैट, राइट।
If the bullet gets embedded into the block B, then find पहला क्वेश्चन velocity of A, B and C just after collision. Velocity of A, B and C just after collision. Second question, impulse on A due to tension in the string. Impulse on A due to tension in the string. Third question, impulse on C due to normal force of collision. C किसका नाम है? बुलेट का. Impulse on C due to normal force of collision. And last question, impulse on B due to normal force of collision. बी का इम्पल्स के लिए तो टेंशन भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा और नॉर्मल भी रहेगा, बट मुझे सिर्फ नॉर्मल का वैल्यू चाहिए. क्वेश्चन में मैंने यही स्पेसिफाई किया हूं, इम्पल्स ऑन बी ड्यू टू नॉर्मल फोर्स ऑफ कॉलिजन, राइट. आप लोग सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व करूं? आप लोग इसको ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है, फिर मैं सॉल्व करूंगा. और सॉल्व करने के लिए कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं स्टूडेंट, तब बढ़िया सॉल्व कर पाइएगा. जैसे मैंने यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस मान लिया है.
फाइनल स्पीड कितना आया है? वेरी गुड। फाइनल स्पीड पूरे सिस्टम का u/3 है। सबका आंसर आ गया u/3। ओके अच्छा, मेरा सॉल्यूशन देखिए, तो मैं सी के लिए जो डायग्राम ड्रॉ किया हूँ, सही है? और मैंने यहाँ पे -n क्यों लिखा है? तो सर आप ले रहे हैं डेल्टा px, तो डेल्टा px के लिए डेल्टा px है तो यहाँ पे fx dt लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे fx क्या रहेगा, +n या -n? डेल्टा px इक्वल टू fx dt लिखेंगे ना, और यहाँ पे मेरा fx क्या है, +n या -n? n का x कंपोनेंट तो -n रहेगा, क्योंकि n किधर लग रहा है, अलाउ निगेटिव एक्स एक्सिस। ये बात समझ में आया सबको? राहुल, समझ में आ गया है? लोकेश, अच्छा मैं रुक भी देखिए, इसमें मेरा कोई मिस्टेक नहीं है, क्या बोल सकता हूँ बताइए, लेकिन ये तो आज पता नहीं ऐसा था। घर पे लोग बैठ के क्या करेगा बताइए नहीं। आप प्लस पूरा लोडिंग, हालांकि इससे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कंपनी को जब हम लोग पैसा देते हैं तो उसको सर्विस देना है, सिंपल सा लॉजिक है। तो फोर्स का एक्स कम, तो एन का एक्स कम -n रहेगा यहाँ पे, राइट? तो -n dt इक्वल टू mv - mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब मैं मान लिया कि जस्ट आफ्टर कॉलिजन जब इसमें जाकर फंस गया है तो इस सब पूरे सिस्टम का स्पीड v हो गया है, ये मैं सपोज कर लिया। फिर b का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो b का फ्री बॉडी डायग्राम में मैं mg और इस a वाला n को माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि वर्टिकल मोशन है नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या, यहाँ पे इस ड्यू टू कॉलिजन यहाँ पे टेंशन भी इम्पल्सिव टेंशन बन गया है। यहाँ का टेंशन क्या है, नॉन इम्पल्सिव या इम्पल्सिव? इम्पल्सिव टेंशन है, यस। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं n - t dt इक्वल टू mv - 0? इनिशियल तो 0 था इसका स्पीड मोमेंटम, फाइनल कितना हो जाएगा, m इंटू v। ये इक्वेशन सही है? ये मेरा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब अगर आप a पे फोकस करेंगे तो a पे कौन कौन सा फोर्स, सिर्फ x कंपोनेंट का फोर्स दिखा रहे हैं, mg और n का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे वर्टिकल मोशन का। यहाँ पे जो है वो भी तो इम्पल्सिव टेंशन है, तो क्या लिख सकते हैं, t dt इक्वल टू व्हाट, mv - 0। जो इसका स्पीड रहेगा फाइनली, जो इसका स्पीड रहेगा डिफरेंट स्पीड रहेगा या ऑल आर मूविंग विथ सेम स्पीड? सेम स्पीड। तो मेरे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। तो क्या हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों से क्या हम लोग u निकाल पाएंगे, v निकाल पाएंगे? फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जब आप सॉल्व कीजिएगा तो v का वैल्यू u/3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो v का वैल्यू u/3 आ गया। v का वैल्यू कितना, u/3। तो n dt का वैल्यू
क्या यहाँ से निकाल पाएंगे? एन डी टी माइनस को उठाकर सिर्फ एन डी टी का मुझे वैल्यू चाहिए, तो सर माइनस एम भी अब प्लस एम यू, और माइनस एम भी का वैल्यू कितना? यू बाई 3 ना, अब प्लस एम यू कितना हो जाएगा सर? 2 एम यू बाई 3, राइट? एग्री? और जब एन डी टी का वैल्यू पता चल गया तो क्या यहां से टी डी टी का वैल्यू पता चल जाएगा? तो देखिए यहां पे टी नहीं पता है लेकिन टी डी टी का वैल्यू पता कर सकते हैं, राइट? तो एन डी टी का वैल्यू कितना? 2 एम यू बाई 3 अब माइनस एम भी, राइट? ये इक्वेशन फ्रॉम सेकंड से, सेकंड में मैंने टी एन डी टी का वैल्यू पुट कर दिया तो टी डी टी का वैल्यू निकल गया। टी डी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? टी डी टी का वैल्यू हो गया एम यू बाई 3, एग्री? तो अब मुझे एन डी टी का वैल्यू भी पता है, टी डी टी का वैल्यू भी पता है, तो जिसका भी क्वेश्चन बाद में पूछा गया सबका निकाल लेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द इम्पल्स ऑफ ए ड्यू टू टेंशन, द इम्पल्स ऑफ ए ड्यू टू टेंशन मतलब एन डी टी, राइट? टी डी टी, तो टी डी टी का वैल्यू तो पता ही है एम यू बाई 3, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन सी में, द इम्पल्स ऑन सी ड्यू टू नॉर्मल फोर्स ऑफ कॉलिजन, तो इसका मतलब एन डी टी ना, तो एन डी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 एम यू, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस सही से क्वेश्चन को समझिए। सी पे एन के वजह से, तो सी पे एन के वजह से क्या है? एन का एन डी टी लेंगे या माइनस एन डी टी? इसका डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन के साथ, तो मुझे लगता है कि सी के लिए एन का माइनस एन डी टी वैल्यू बताना चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लग रहा है, माइनस एम भी अब प्लस एम यू, एग्री? सॉरी एम भी अब माइनस एम यू कितना हो जाएगा? एम यू बाई 3 अब माइनस एम यू, आंसर माइनस 2 एम यू बाई 3 मुझे लगता है कि होना चाहिए, बिकॉज सी पे एन का डायरेक्शन इधर है, राइट? और सी के वजह से, एन के वजह से सी पे इम्पल्स पूछ रहे थे। इम्पल्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है प्रॉपर साइन के साथ, राइट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पल्स ऑन बी ड्यू टू नॉर्मल फोर्स ऑफ कॉलिजन। तो बी पे नॉर्मल फोर्स, सिर्फ नॉर्मल फोर्स का इफेक्ट, तो बी पे नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट? टुवर्ड्स राइट, बी पे एन लग रहा है टुवर्ड्स राइट, और टुवर्ड्स राइट मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इसका मतलब एन माइनस एन डी टी या प्लस एन डी टी का वैल्यू बताना है, बस इसका वैल्यू। तो सर इसमें तो टेंशन भी लग रहा है, लेकिन टेंशन का नहीं पूछा गया ना भाई, आपको सिर्फ एन का इफेक्ट पूछा गया है, तो एन का इफेक्ट एन डी टी रहेगा, और एन डी टी का वैल्यू तो पता है मैग्नीट्यूड वाइज कितना? 2 एम यू बाई 3। तो यहाँ पे एन डी टी माइनस एन डी टी या एन डी टी प्लस 2 एम यू बाई 3, समझ गए? तो अच्छा क्वेश्चन, इस पर स्टार्ट दे दीजिए। मतलब इस टाइप का 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक एचसी वर्मा का, एक क्वेश्चन, राइट? तो इस टाइप का, अरे जेईई मेन का एकदम बिल्कुल बढ़िया ऑब्जेक्टिव बन सकता है या एडवांस का भी। मतलब इस टाइप जनरली क्या होता है कि अभी आप देख ली तो आपको लग रहा है ठीक है अब बन जाएगा, बट फर्स्ट टाइम देखते तो फ्यूज हो जाता है कि अब एन का वैल्यू पता नहीं है, टी का वैल्यू पता नहीं है, फिर कैसे उसका इफेक्ट बताएंगे, तो ऐसे निकालना पड़ता है इस केस में। एग्री स्टूडेंट? तो आज का टोटल क्लास डेडिकेटेड था इम्पल्स पे, ओके? इम्पल्स का मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम। तो नेक्स्ट क्लास फिर से कम बैक करूँगा कॉलिजन के लिए, ठीक है? लेकिन कॉलिजन पढ़ाने से पहले मुझे इम्पल्स जानना था, इम्पल्सिव फोर्स जानना था, तब आप कॉलिजन पढ़ने में और भी अच्छा लगेगा आप लोग को। चलिए मिलते हैं 6:30 में एरोमेटिसिटी, ओके?